नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ICAR क्षेत्र समिति की 72वीं बैठक में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने किया प्रतिभाग। मसूरी उपजिला चिकित्सालय में ऑपरेशन की व्यवस्था शुरू, हिमाचल प्रदेश के मरीज के पैर का किया सफल ऑपरेशन। अल्मोड़ा जिलाधिकारी वंदना सिंह ने नवीन कलेक्ट्रेट सभागार में सड़क सुरक्षा समिति के विभिन्न बिंदुओं पर की बैठक। चंपावत रुद्रप्रयाग उत्तरकाशी के बदले गए DM, 7 IAS 2 PCS अफसरों के हुए ट्रांसफर। घटिया निर्माण पर भड़के विधायक प्रेमचंद अग्रवाल, लगाई अधिकारियों को फटकार। एम्स के समीप स्थित शिवाजी नगर में एक टेंट हाउस में लगी भीषण आग, मची अफरा तफरी। बीती 22 अप्रैल को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद की ओर से निर्मित किए गए जैविक उत्पाद किट का अनावरण किया। कृषि मंत्री की मांग पर उत्तराखंड में उत्पादित होने वाले विशेष उत्पादों को GI सुरक्षा और संवर्धन करते हुए वैश्विक पहचान दिलाने के लिए GI बोर्ड का गठन किया जाएगा। इसके लिए भी मुख्यमंत्री ने कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। 24 घंटे के भीतर ही हरिद्वार जिले के विपक्षी विधायकों की मुहिम रंग लाई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को तलब कर लिया और जल्द से जल्द बिजली की कटौती दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। गुरुवार को वरिष्ठ पत्रकार और खानपुर विधायक उमेश कुमार के नेतृत्व में हरिद्वार जिले की कांग्रेस और बसपा के विधायकों के साथ में एक बैठक की गई थी, जिसमें बिजली कटौती और अन्य मुद्दों को लेकर गंभीरता से विचार किया गया था और सरकार को चेतावनी दी गई थी। जल्द से जल्द मुख्यमंत्री इसका संज्ञान ले। बैठक का असर अब देखने को मिल गया है, जिसके चलते मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस मामले पर तलब किया। बीती 22 अप्रैल उत्तराखंड के ICAR क्षेत्र समिति को 72वीं बैठक में कृषि और बागवानी विभाग उत्तराखंड से संबंधित सुझावों और समस्याओं पर कृषि मंत्री ने बैठक में अपना पक्ष रखा। ये बैठक वर्चुअल रूप से आयोजित हुई और गणेश जोशी सहित हिमाचल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कृषि मंत्री और उनके प्रतिनिधि उपस्थित रहे। उत्तराखंड में इस वक्त संविदा कर्मियों की संख्या लगभग 1 लाख पहुंचने वाली है, जिसमें कुछ उपनल और PRD के माध्यम से हैं और बाकी आउटसोर्सिंग के माध्यम से। यहां आलम यह है कि एक संविदा कर्मचारी अधिकारियों के उत्पीड़न से इतना परेशान हो गया है कि उसने जहर ही कटक लिया। अक्सर ये शिकायतें मिलती है कि संविदा कर्मियों से अधिकारियों का रवैया ठीक नहीं रहता। अधिकांश कार्यस्थलों पर संविदा कर्मियों से अन्य रेगुलर कर्मचारी भी भेदभाव करते हैं। एक तो अल्प वेतन में जिंदगी का संघर्ष करना संविदा कर्मचारी, ऊपर से अधिकारियों की तानाशाही। संविदा कर्मचारियों के हालात किसी से भी छुपे नहीं हैं, क्योंकि घर से बाहर बीवी बच्चों के साथ गुजारा कर रहे इन संविदा कर्मचारियों को वेतन भी महीनों बाद मिलता है। आउटसोर्सिंग से काम कर रहे कर्मचारियों के हालात तो ये हैं कि उनके वेतन से भी पैसे काटे जाने की लगातार शिकायतें मिलती रहती हैं। वहीं अब किस संविदा कर्मचारी को अधिकारी हटा दे, कुछ नहीं कहा जा सकता। हमेशा नौकरी के तनाव से जूझते संविदा कर्मी ऐसे में कई बार जिंदगी से परेशान होकर मौत का रास्ता भी चुन लेते हैं। आखिर इनकी सुनवाई भी तो कहीं नहीं होती। अब बसंत कौशिक, जो कि UPCL में संविदा पर लाइनमैन थे, उन्होंने भी ऐसे ही अधिकारियों के शोषण से परेशान होकर आत्महत्या का रास्ता चुना। अब इस मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसूनी ने भी बयान दिया है। उन्होंने इस पूरी स्थिति को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। पूरी स्थिति बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर प्रदेश के युवाओं को इस तरह से दबाव पड़ रहा है कि उनको आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, तो फिर मुझे लगता है कि हुक्मरानों को और अधिकारियों को, कर्मचारियों को अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है, आत्मावलोकन करने की ज़रूरत है कि आज आप इस कगार पर युवाओं को ले आए हैं अपनी बुरी नीतियों की वजह से, अपनी कार्य प्रणाली की वजह से, जिसकी वजह से युवाओं को मजबूर होना पड़ रहा है इतना बड़ा कदम उठाने के लिए। किसी घर का नौनिहाल है वो भी, किसी घर का कमाऊ पूत है वो भी। और आप सोचिए कि एक व्यक्ति जब जाता है तो उसके साथ पूरा परिवार एक तरह से छिन्न भिन्न हो जाता है। ईश्वर की कृपा रही कि वो बच गए हैं और इस तरह से कोई अप्रिय घटना सुनने को नहीं मिली है, लेकिन अभी भी उनका इलाज हो रहा है और सारी बातें खुलकर कुछ समय में आ जाएंगी। उनके साथ क्या हुआ और किस किस ने क्या किया वो तो उन्होंने वीडियो में बता ही दिया है, लेकिन अब जो जांच की गाज है वो किस किस पर गिरेगी ये भविष्य की गणना है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के जंगल आग से धधक रहे हैं, लेकिन सरकार आंखें मूंद कर सोई हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश और क्षेत्र के हित के लिए जो करना चाहिए उससे सरकार आंखें मूंदे हुए है। गणेश गोदियाल ने सरकार से नींद से जागने की अपील की है।
कानपुर विधायक उमेश कुमार शर्मा ने क्षेत्र के करणपुर गांव पहुंचकर यहां बंद पड़े एक सरकारी स्कूल का निरीक्षण किया। ग्रामीणों की शिकायत पर विधायक उमेश कुमार ने करणपुर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय के बाहर हो रहे जल भराव को देखा। करणपुर के ग्रामीणों ने बताया कि इस स्कूल के सामने का जल भराव काफी दिनों से हो रहा है। कुछ दबंग किस्म के लोगों के द्वारा अपने घर के बाहर मिट्टी डालकर जबरन जल भराव किया जा रहा है। इससे स्कूल जाने वाले बच्चों को काफी परेशानी होती है। कई बार तो बच्चे इस गंदे पानी में गिर भी चुके हैं। इसके अलावा गाँव के दबंग लोगों के द्वारा स्कूल की जमीन पर भी अवैध कब्जा किया हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार आला अधिकारियों से इस संबंध में शिकायत की गई, लेकिन आज तक इनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। विधायक उमेश कुमार ने बताया कि इस स्कूल के पास अपनी बिल्डिंग होते हुए इस जल भराव की वजह से बच्चों को कहीं और पढ़ाया जा रहा है और संबंधित अधिकारी भी इस और आंखें बंद किए बैठे हैं। यह विषय बेहद गंभीर है, जल्द इस समस्या का निस्तारण किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो ये पूरे गांव के लिए शर्मनाक है। मैं इसे एक व्यक्ति का दोषी नहीं ठहराता, ये पूरे गांव की गलती है। एक स्कूल की बच्चों के पढ़ने के लिए एक अच्छी, लोगों को स्कूल नहीं मिलते गांव में। यहाँ 8-10 कमरों का इतना बड़ा स्कूल बना हुआ है, खेलने की उसमें बीच में जगह है, पीछे भी जगह है। उस स्कूल का रास्ता मिट्टी घरों के आगे डाल डाल के बंद कर दिया, बच्चों को मजबूर कर दिया कि वो यहाँ ना आए ना पढ़ें, और मजबूर होकर वो बच्चे कहीं 2 कमरों में पढ़ते हैं। ये शर्मनाक इस पूरे गांव के लिए है, ये किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, लेकिन गलत है। गांव की आरोप ये भी है कि स्कूल की ज़मीन लोगों ने कब्जा ली है, उसमें भी कार्रवाई कराई जाएगी, नपाई भी करवाई जाएगी, रास्ता भी खुलेगा और बच्चे दोबारा इस स्कूल में जाएंगे। मैं भी देखता हूँ कौन रोकता है कि बच्चे कैसे नहीं जाएंगे। गाँव करणपुर है जी, और यहाँ जल निकासी की बहुत समस्या है। और स्कूल के जो बराबर में एक नाली बनी हुई थी, कुछ जो असामाजिक तत्व उनके द्वारा वो नाली आँट दी गई, जिसकी वजह से पानी जमा हो जाता है और स्कूल के जो बच्चे जाते हैं उन्हें भी बड़ी परेशानी होती है। और ये काफ़ी दिनों से समस्या है। ये शासन प्रशासन को भी कई बार अवगत कराया, डीएम साहब को भी, एसडीएम साहब को भी प्रार्थना पत्र के माध्यम। पानी भरने से यहाँ परेशानी है। स्कूल के तले को पाइप दबा है, वो बंद कर दिया, यो पानी नहीं थम रहा, यो नहीं थम रहा। धूप तो लगा और आग भी बंद कर दिया, आग भी पाइप लग रहा था, वो भी बंद कर दिया। हाँ, तो इसकी कहीं शिकायत नहीं करी आप लोगों ने? इन्होंने कुछ नहीं शिकायत करी किसी ने। बीती 22 अप्रैल को दिल्ली पब्लिक स्कूल देहरादून में ताइक्वांडो की अंतर विद्यालय जोनल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि मंत्री गणेश जोशी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। विद्यालय के प्रधानाचार्य वीके सिंह ने उन्हें पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत किया। प्रतियोगिता के आयोजन का शुभारंभ योगासन, ताइक्वांडो और नृत्य प्रस्तुतियों के साथ किया गया। हरिद्वार पुलिस महकमे में चली तबादला एक्सप्रेस, दर्जन भर से भी अधिक दरोगा और इंस्पेक्टर इधर से उधर हुए। झबरेड़ा, भगवानपुर, बुगवाला, कलियर, मंगलोर, खानपुर समेत अन्य थानों में भी फेरबदल हुआ है। केदारनाथ धाम में जोरदार बर्फबारी हुई है। आपको बता दें कि कई दिनों से मौसम में आ रहे बदलाव के बाद केदारनाथ धाम में काफी देर तक बर्फबारी हुई। ऋषिकेश स्थित बैराज जलाशय की सुरक्षा के लिए लगाई जा रही फेंसिंग के निर्माण कार्य में गुणवत्ता की कमी पाए जाने पर कैबिनेट मंत्री और स्थानीय विधायक प्रेमचंद अग्रवाल ने मौके पर जाकर निर्माण कार्य रुकवाया। इस दौरान उन्होंने यूजेवीएनएल के मौके पर मौजूद अधिकारियों को फटकार भी लगाई। शुक्रवार को विधायक प्रेमचंद अग्रवाल ने बैराज स्थित अस्थापक का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने फेंसिंग के निर्माण के लिए उपयोग में लाई जा रही सामग्री जाँची, जो घटिया स्तर की पाई गयी। साथ ही मौके पर उखड़ भी गयी। यह देखकर उनका पारा चढ़ गया। उन्होंने मौके पर यूजेवीएनएल के अधिशासी अभियंता ललित कुमार से इस संबंध में जवाब मांगा, जिसका वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। विभाग द्वारा जिस प्रकार से गंगा जी के तट के किनारे, गंगा के तट पे एक जाल लगाने की प्रक्रिया मैं देख रहा था शुरू हो रही थी। मैं जब वहाँ बहुत से लोगों ने मुझे शिकायत की, वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, जनता है, उनके द्वारा बताया गया कि पहली बात तो उसका औचित्य नहीं है, दूसरी बात जिस क्वालिटी से वो बन रहा था वो बहुत पुअर क्वालिटी थी। आज मैंने उसका निरीक्षण किया तो वास्तव में मैंने पाया कि वहाँ गुणवत्ता तो थी नहीं, और साथ में जिस प्रकार से तर्क मेरे को अधिशासी अभियंता विजय कुमार जी द्वारा दिए गए तो वो भी मेरे समझ में नहीं आया। तो मैंने क्वालिटी को देखते हुए, उसके औचित्य को देखते हुए मैंने उनसे जब जानकारी ली कि वो उसका संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, कोई पत्रावली या इस प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं था जिसके आधार पर मुझे वो कन्विंस करते हैं। तो मैंने तुरंत उसको काम रोकने को कहा है, और इनके CMD से भी मैंने बात की है कि न तो इसका औचित्य मैं देख रहा हूँ, क्योंकि स्थानीय जनप्रतिनिधि भी उस बात को के लिए सहमत नहीं थे, और न ही मैं इसके लिए क्वालिटी देख रहा था। और साथ में मुझे महसूस ये भी हुआ कि ये आप देखिए अधिकारियों का रवैया किस प्रकार से होता है कि जब
आचार संहिता लगती है, उससे हम आनंद फानंद में ये इस प्रकार के काम करते हैं जिसमें इनको लगता है कि ये शुरू कर देंगे और हमारा पूरा हो जाएगा। तो उसमें मुझे कुछ गलत आशंका नज़र आई और 97 लाख का काम है। तो ये मुझे लगता है कि सरकार का जो धन है, जो जनता की गाड़ी कमाई है, उसमें कहीं ना कहीं ये मुझे महसूस हुआ कि उसके अंदर कुछ और भी हो सकता है, कुछ और गड़बड़ हो सकती है। तो मैंने रुकवाने का निर्देश दिया। समूड फॉर ह्यूमैनिटी ट्रस्ट द्वारा उत्तराखंड के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ाई मित्र के नाम से चलाई जा रही योजना के अंतर्गत अध्ययनरत क्षेत्रों में पृथ्वी दिवस के अवसर पर अनेकों कार्यक्रम किए गए, जिसमें सभी शिक्षकों ने बढ़ चढ़ कर सहयोग किया। संस्था के अध्यक्ष संजय पंत से वार्तालाप से पता चला कि वर्तमान में संस्था उत्तराखंड में 7 पढ़ाई मित्र केंद्रों का संचालन कर रही है और इस वर्ष इसे 20 केंद्र करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही संस्था निर्धन परिवार की कन्याओं की शादी में सहयोग भी करती है। पिछले वर्ष में संस्था द्वारा 12 निर्धन परिवार की कन्याओं की शादी में सहयोग किया गया। उधम सिंह नगर की नानकमत्ता विधानसभा की ग्राम सुनखरी कला में सैकड़ों परिवार से अधिक फौजियों के परिवार भी रहते हैं, जहां जब चुनावों का वक्त आता है तब गांव तक वोट मांगने पहुंच जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद फिर उन गांव में लौटकर शायद ही आते हैं। ऐसे ही कुछ हो रहा है ग्राम सभा सुनखरी कला, धूमखेड़ा, कोदाखेड़ा के ग्रामीणों के साथ। इन 3 गांवों को जोड़ने वाली सड़क बदहाल है। खास बात यह है कि इन क्षेत्रों में 120 से अधिक फौजियों के परिवार भी बसे हैं। इसके बावजूद कोई जनप्रतिनिधि इस सड़क की सुध लेने को तैयार नहीं है। 18 साल पहले बनी सड़क के पुनर्निर्माण की मांग पूरी न होने पर अब ग्रामीण हुंकार भरने पर मजबूर है। इतना ही नहीं बल्कि इस गाँव में रोड नहीं होने की वजह से युवाओं के रिश्ते तक नहीं हो पाते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि रिश्ते होने के बाद रोड की वजह से रिश्ते खत्म हो गए हैं। साथ में ये भी एक अहम बात है कि ये सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का गृह क्षेत्र है, उसके बाद भी रोड अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। वास्तविक बात है, क्योंकि हमारी ग्राम सभा इसका एग्जाम्पल मैं बहुत नज़दीकी एक उदाहरण आपको देता हूँ। पिछले हफ्ते हमारे ग्राम सभा में शॉर्ट सर्किट से खेतों पे आग लग गई थी। 25 एकड़ फसल जल के राख हो गई और अग्निशमन वाहन को यहाँ तक आते आते 1.5 घंटे लग गए थे। जब तक वो अग्निशमन वाहन हमारे गांव में पहुंचा तब तक पूरी 25 एकड़ की फसल जल के राख हो चुकी थी। इसी रोड का वो नतीजा है। अगर ये रोड ठीक होती तो शायद अग्निशमन वाहन हमारे 10-15 मिनट के अंदर पहुंच जाता और शायद आग पे काबू पाया जा सकता था। इसी प्रकार से कोई भी हमारे ग्राम सभा के अंदर आता है, जैसे आपने युवा के रिश्तों के बारे में बात करी, कोई भी रिश्ते लेके आते हैं तो बोला आपके गाँव की पहचान सड़क से होती है। जिस ग्राम सभा में सड़क अच्छी है उस गांव की समझो कि अच्छी एक रेपुटेशन है। बट हमारी ग्राम सभा में इतनी बुरी सड़क है, इतना बुरा हाल है कि सुबह स्कूल जाते जाते कई बच्चे साइकिल से गिर जाते हैं, बच्चों की साइकिल पंचर हो जाती है, स्कूल पहुंचते पहुंचते लेट हो जाते हैं वो। फिर भी यहाँ पिछले 15-20-18 साल से प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली इस रोड की। ये है कि अब PMGSY की रोड है, ये PMGSY की है तो किसी जनप्रतिनिधि को तो आगे आना पड़ेगा ना, उसको बताना पड़ेगा PMGSY को। तो PMGSY को लिखो तो बोलते हैं कि जनप्रतिनिधि लिख के देंगे तो काम शुरू होगा। अब किसी को बोलो तो बोलते हैं हमारे अंडर आती नहीं है, PMGSY की है। तो कोई ना कोई तो होगा इसका रखवाला, किसी न किसी को तो आगे आके काम करना पड़ेगा। इसलिए हमारा अनुरोध है सरकार से, जनप्रतिनिधि से, प्लीज़ इस गांव रोड की थोड़ा सुध लीजिए, गांव की सुध लीजिए। नितिन गडकरी जी बहुत बड़े दावे कर रहे हैं, चाइना, हम आधे घंटे के अंदर अभी चाइना पहुंचने की ताकत रख सकते हैं, लेकिन कम से कम हमारे घर पहुंचने की रोड तो बना दीजिए, चाइना तो फिर जाएंगे। हाल में हमारे विधायक जी ने कहा कि हम रोड बनाते रहेंगे, बनाएंगे, अब बनाएंगे तब बनाएंगे। हमने उनकी बात पे विश्वास नहीं किया। हमने कागजी कार्रवाई करी है पूरे साल इससे पहले, ठीक है। हमने प्रधानमंत्री को लिखा, अपने CM को लिखा, ठीक है, और हमारे अजय भट्ट जी को भी लिखा है। जवाब उसका आया भी है हमारे पास। अजय भट्ट जी ने PMGSY को लिखा भी है कि इस रोड के निर्माण के लिए तत्काल लिखें, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की शाखाएं जो रोड बनाती है उनके पास इतना टाइम नहीं है कि हमारी इस रोड का मरम्मत तक का काम कर पाए। हमारी छोटी रोड से लेकर बड़ी रोड का हाल यही है। आज आप निकलते देखिए, आपको आधा घंटा लग जाएगा ये आधा किलोमीटर रोड निकलने में, लेकिन क्या करें, सरकार जो है BJP कहती है कि हमने रोड बना दी है, हर एक गांव को लिंक कर दिया रोड से। कहाँ कर दिया लिंक, आप खुद देख सकते हैं। आज हमारा 2022 चल रहा है, नहीं 21वीं शताब्दी ख़त्म होने को आ रही है, लेकिन नहीं, हमारे यहाँ तो गांव से ही बदतर है।
आज कीचड़ होता है तो आदमी कहता है कि हमारा कीचड़ तो है कम से कम। अब ये इस रोड का ना तो कीचड़ में गिना जाता है ना रोड में गिना जाता है, तो हम करें तो करें क्या? किस आदमी से कहें, किस सरकार से कहें कि हमारी रोड का निर्माण कराएं? हमने सूचना अधिकार लगाया है पीएमजे साहब को, कहती है कि हम रोड का निर्माण हमारे अंडर में नहीं है, कहती हमारे अंडर में नहीं है रोड। और रोड उसके अंडर में नहीं तो किसके अंडर में है? जबकि उसने खुद बनाई है रोड, आज से तकरीबन 15 साल पहले रोड बनाई है, उसके बाद कहती है हमारे अंडर में रोड नहीं है। तो हम क्या करेंगे? ग्रामवासी किससे कहेंगे कि हमारी रोड बनाओ? ठीक है, अब कहना जनता का यही है कि हमारी रोड बनाएगा तो बनाएगा कौन? हमारे पड़ोस में हमारे सीएम साहब रहते हैं, ठीक है, उनको तक हमने लेटर लिखा है, ठीक है। उनको लेटर लिखने के बावजूद भी ना उनके ना नुमाइंदे देखने को आते हैं यहाँ पर, ना उनका कोई विधायक यहाँ देखने को आया। अब हमारी पूरी यही कहना है कि इस रोड का निर्माण कब होगा तो कब होगा, और हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा इस सरकार से। गाँव में करीबन 120 घर हैं, उसमें से 100 घर फौजियों के हैं इसके अंदर। फिर भी उसके बावजूद भी यहाँ की रोड की अगर हम स्थिति देखें तो बहुत ही दयनीय है। एक 1.5 फीट की इस रोड में गड्ढे हो चुके हैं, इसमें चलना बहुत ही दयनीय स्थिति हो गई है। स्कूल जाते बच्चों को इतनी दिक्कत होती है, हम आते हैं घर पे, हमें कोई टैक्सी कोई टुक टुक ले जाना नहीं चाहता है, बोलता है सर उस रोड में बहुत बेकार है, हम उस रोड में नहीं जा सकते। आप भी फौजी? हाँ जी। तो इस रोड की दशा बहुत ख़राब हो चुकी है। करीबन 15 से 18 साल हो चुके हैं इस रोड को लगभग बने हुए, इसमें ना कोई रिपेयर का काम हुआ है। और जो हमारे विधायक जी थे पहले 10 साल का कार्यकाल करके अपना उन्हें 10 साल का कार्यकाल किया, उसके 10 साल के अंदर हम उनके पास जाते रहे कि हमारी रोड को कुछ सुनवाई कीजिए, लेकिन उन्होंने कहा अनसुना किया, इसके आगे कोई कार्रवाई नहीं करी उन्होंने। ये रोड वैसी की वैसी ही पड़ी है। अभी हमारा सरकार से ये गुजारिश है कि हम किसके पास जाएं, इस रोड को निर्माण कार्य को लेके हम किसके पास जाएं? हम ये सरकार से हम इसका जवाब चाहते हैं। मसूरी के उप जिला चिकित्सालय में ऑपरेशन की व्यवस्था शुरू हो चुकी है, जिससे मसूरी में खुशी की लहर है। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट डॉक्टर खजान सिंह चौहान और हड्डी रोग सर्जन डॉक्टर AS राणा के द्वारा अस्पताल की टीम के साथ पहला मरीज के पैर का सफल ऑपरेशन कर दिया गया है। आपको बता दें कि मसूरी में 4 दशकों के बाद सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन की सुविधा शुरू हुई है। इससे पहले मसूरी के गनहिल के पास सरकारी अस्पताल में होता था। ये अस्पताल अंग्रेजों के समय पर स्थापित हुआ था, जो काफी समय से बंद पड़ा है। कल शाम को हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर अरविंद राणा और एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर खजान सिंह चौहान ने इस चिकित्सालय में उप जिला चिकित्सालय में इस चिकित्सालय के इतिहास में पहला ऑपरेशन कल शाम को किया। और ये ऑपरेशन बहुत ही जटिल ऑपरेशन था। ये ऑपरेशन था कि एक मल यूनियन जिसे बोलते हैं गलत हड्डी जुड़ जाना जोड़ पे 1 महीना पुराना था, और इन्होंने इसको सफलतापूर्वक ऑपरेट किया। करीब 4 से 6 घंटे का टाइम लगा ज़रूर, लेकिन स्टाफ की कमी होते हुए, सब कुछ कमी होते हुए भी उन्होंने सफल ऑपरेशन किया। मरीज़ बिल्कुल खुश है और बिल्कुल ठीक है। और क्लास जो हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है उसकी कमी है, 4th क्लास की कमी है, लेकिन हम लोग शासन, हमारा महानिदेशालय, CMO साहब, माननीय मंत्री जी, सब लोग इसके लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से अगले महीने तक ये जो भी कमी हमें महसूस हो रही है ये पूरी की जाएगी। जैसे पूर्व में इस चिकित्सालय में चिकित्सकों की कमी थी, आज हमारे पास 2 गायनेकोलॉजिस्ट और हर एक विभाग, हर एक पद्धति का स्पेशलिस्ट उपलब्ध है। चीज़ें हैं जैसे हमारे पास मैन पावर नहीं है और OT इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, तो मैं अपने CMS साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। और गणेश जोशी जी, हमारे माननीय मंत्री जी और पेट्रोल जी के सहयोग से जो है यहाँ से बहुत कुछ चीज़ें आ गई हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें रह गई हैं। हम फिर भी उम्मीद करते हैं उनसे कि हमें स्टाफ दिलवा दें। और ऑपरेशन तो हम देखिए, हम दून हॉस्पिटल में भी करते थे पहले, नीचे रायपुर में भी कराए हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि मैन पावर नहीं होगी तो ऑब्वियसली हमें थोड़ी प्रॉब्लम तो होगी। जो है भी बताया कि हमारा ये एम था कि हमें OT शुरू करनी है, तो हमने कल जो है डॉक्टर राणा ऑर्थोपेडिक सर्जन और मैं दोनों मिलके जो हम लोगों ने खुद जो है सामान अरेंज करके किसी तरीके से जो है OT को कल जो है शुरू किया और बढ़िया से ऑपरेशन हो गया। दिक्कतें आई हमें, ऑब्वियसली बहुत दिक्कतें आई बीच में मैन पावर की वजह से, लेकिन उम्मीद है कि जैसे हमें हमारे CMS साहब कह रहे थे कि CM ऑफिस से रिक्रूटमेंट हो रहे हैं, तो ठीक
1-2 महीने के अंदर आ जाएंगे तो हम बहुत बढ़िया से सारी ओटी रन करते हैं। मैंने पुरानी चोट लगी हुई थी पैर में, इसका फ्रैक्चर डिसलोकेशन था एक्चुअली, उसका डिस्ट्रैंक इंजरी उसको कहा जाता है मेडिकल टर्म में। तो पेशेंट मेरे पास आया, उसने कहा कि सर मुझे आपसे ही कराना ऑपरेशन। हालांकि यहाँ पे अभी शुरू नहीं हुआ था तो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट वगैरह उतने नहीं थे। तो फिर मैंने डॉक्टर चौहान सर से बात की, मैंने कहा सर वी शुड स्टार्ट नाउ, तभी कुछ चीज़ें पता चलेगी। तो हमने प्लान किया, फिर पेशेंट को सीटी कराया, उसका एक्सरे तो था ही, यहाँ पे एक्सरे तो हो जाता, तो देहरादून से सीटी करा के पेशेंट को प्लान किया। पेशेंट को बता दिया कि भाई देखो इतना टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल इशू है कि भाई स्टाफ नहीं है, मैन पावर कम है। बट होपफुली इस समय जो पेशेंट है ठीक है, थोड़ा सा पेन है बट इट्स यूजुअल पोस्ट ऑप ये तो होता है। बट अभी पेशेंट सब स्टेबल है, सब कुछ स्टेबल है और कल हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर देंगे। इंस्ट्रूमेंट तो हमें पता रहता, बस ये था कि टाइम ज़्यादा लगता था। जैसे कुछ भी अगर हमें पावर ड्रिल चाहिए, हमें स्क्रू डालना है, तो आइडियली होता है क्या, हमें टेक्निकल सपोर्ट तुरंत इमीडिएटली हमें हैंड में देते हैं, इन हैंड देते हैं। वो मुझे कल खुद ही करना पड़ रहा था सर, इसीलिए वो टाइम, हालांकि वो 2-2.5 घंटे केस था बट इसीलिए वो टाइम बहुत ज़्यादा खींच गया। पैर 1 महीने पहले टूटा हुआ था, मतलब ये मार्च 11 तारीख को, तो 1 महीने से ज़्यादा हो गया। तो पहले तो वहीं पे मैंने लोकल इलाज करा था सर ना, तो वहाँ पे स्टिच लग के फिर वहाँ पे एक्सरे भी किए थे। एक्सरे में टूट फूट आई नहीं, कुछ नहीं आया। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चल कुछ नहीं है। फिर मैं थोड़ा घर पे भी रहा, फिर और आया वहाँ पे एक लोकल सिविल हॉस्पिटल में, फिर वहाँ पे भी ऐसे ही चला ट्रीटमेंट। 8-9 दिन उन्होंने एडमिट रखा, फिर वो एंटीबायोटिक वगैरह वो देते रहे मेरे को, और एक्सरे भी करे 2। फिर एक्सरे करने के बाद उन्होंने बोला कि आपका फ्रैक्चर तो नहीं है पाँव, बोलो ऐसे ही उसमें सूजी से नॉर्मल है, कुछ नहीं है। फिर मैं ऐसे ही, मेरे को खुद मेरा दिल नहीं मान रहा था। फिर ऐसे मैंने इधर उधर से पता किया कि डॉक्टर अरविंद राणा उनके बारे में, कि मैंने कहा एक बार उनके पास जाता हूँ। फिर मैं कांटेक्ट करके वहाँ पे आया उनके पास। उन्होंने कहा कि जो हो जाएगा ऑपरेशन, आप चिंता मत करिए, हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। पर काफ़ी गलत हड्डी जोड़ रखी थी आपकी। जी, बहुत इसमें बहुत ये वो था कि मेरी हड्डी बहुत ऐसे दबी हुई थी नीचे, काफ़ी वो था इसमें। चलने फिरने में आपको बहुत दिक्कत आती होगी। जी, चलने फिरने में। तो अब सफल ऑपरेशन हो गया है, तो जी। लग रहा था आपको कि इस अस्पताल में हो जाएगा सरकारी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। डॉक्टर साहब ने ये भी कहा था कि यहाँ संसाधन कम है, थोड़ा सा देख। हाँ, तो आपने उन्हीं से रिक्वेस्ट करी? जी, उनसे रिक्वेस्ट करके मैंने कहा सर हो जाएगा ऑपरेशन, ऐसे तो कोई बात। बोलो नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, तो आप खुश रहिए, कोई बात नहीं, आपका हो जाएगा। नैनीताल जनपद के विकासखंड कोटाबाग में रोजगार से इच्छुक अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री स्वरोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में बेरोजगार व्यक्तियों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। महाप्रबंधक उद्योग विपिन कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार द्वारा जो बेरोजगार व्यक्तियों के लिए योजना चलाई जा रही है, उसका लाभ लेना चाहिए। उन्होंने स्वरोजगार किए जाने के बारे में भी जानकारी दी। अल्मोड़ा जिलाधिकारी वंदना सिंह ने नवीन कलेक्टर सभागार में सड़क सुरक्षा समिति के विभिन्न बिंदुओं पर बैठक की। बैठक में वाहन दुर्घटनाओं की रोकथाम और सड़क सुरक्षा समिति के विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि अधिकांश दुर्घटना की घटनाएं रात में चालकों को नींद आने के कारण होती है। इन घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रत्येक पुलिस चौकी में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रत्येक वाहन को कम से कम 10 मिनट तक रोकें, ताकि चालक को कुछ देर आराम मिल सके, जिससे कि उसे नींद न आए और वाहन दुर्घटनाओं को रोका जा सके। सरोवर नगरी नैनीताल में भारतीय जनता पार्टी मंडल नैनीताल की बैठक मंडल अध्यक्ष आनंद सिंह बिष्ट की अध्यक्षता में आहूत की गई, जिसमें भाजपा उत्तराखंड के द्वारा माइक्रो डोनेशन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए चर्चा की गई। कार्यक्रम को सफल संचालन करने के लिए कार्यक्रम के संयोजक और सह संयोजक नामित किए गए, जिसमें नैनीताल विधायक सरिता आर्य की उपस्थिति प्रमुख रूप से रही, जिसमें नैनीताल मंडल के 70 बूथों के सभी बूथ अध्यक्षों को और कार्यकर्ताओं को माइक्रो डोनेशन के तहत 20-20 लोगों से माइक्रो डोनेशन करवाना है। रामनगर पहुंचे हेड ऑफ फॉरेस्ट अनूप मलिक ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि प्रदेश वनाग्नि की घटनाओं को कम करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जितने भी वन विभाग के पास रिसोर्सेज हैं, उसे मोबिलाइज करने के साथ ही वनों में आग को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही आतंक का पर्याय बने फतेहपुर में बाघ को पकड़ने को लेकर उन्होंने कहा कि हम जल्द ही सफलता हासिल करेंगे। पूरा स्टाफ जो है, वन विभाग का स्टाफ पूरा मुस्तैदी से काम कर रहा है, और हम जहाँ जहाँ आग की घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं वहाँ पे हम रिसोर्सेज को बढ़ा रहे हैं। उनकी जो रिसोर्सेज में जहाँ जहाँ कमी है, जैसे वाहन है या धनराशि का बजट का सवाल है, तो वहाँ पे हम एडिशनल रिसोर्सेज उनको दे रहे हैं। पूरा मामला ये जो
संभावना ये है कि जो ये बाघ घटना कर रहा है वो एक टाइग्रेस है। इस अभी संभावना है, इस पे पूरा निष्कर्ष अभी नहीं बना है, लेकिन वो एक तो एजेड है और अपना शिकार नहीं कर पा रही, तो उसी वजह से ये किसी भी बाघ का नरभक्षी होना एक यही कारण होता है कि अपने जो नेचुरल शिकार है उसको नहीं कर पा रहे। तो इसी तरह की घटना ये भी है। अब हम लोग पूरा वन विभाग लगा हुआ है और गांव वालों से भी हम अपील कर रहे हैं कि अभी खेतों में, ये घरों में से ना निकलें, शाम को जंगल में ना जाएं, ताकि इस तरह की घटना। एम्स के समीप स्थित शिवाजी नगर में एक टेंट हाउस में भीषण आग लगने और सिलेंडरों में धमाका होने से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आसपास के घरों में आग लगने की आशंका के चलते क्षेत्र की बिजली काट दी गई, जबकि आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। एम्स चौकी क्षेत्र के शिवाजी नगर में स्थित एक टेंट हाउस के स्वामी के घर पर गैस सिलेंडर फटने के कारण क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने मशक्कत कर आग को काबू करने का प्रयास किया, लेकिन आग भीषण रूप से फैल गई। उसने आसपास के क्षेत्र को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। कॉर्बेट पार्क में अवैध कटान और निर्माण का मामला एक बार फिर चर्चाओं में आ गया है। मामले में उत्तराखंड शासन से कॉर्बेट के निदेशक राहुल कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। जानकारी के अनुसार इस मामले में एनटीसीए और रीजनल कमेटी की रिपोर्ट में राहुल कुमार की जांच करते हुए उन्हें क्लीन चिट दी गई है। उधर हाईकोर्ट की हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट में भी उनके लिए कुछ नहीं कहा गया है। हालांकि अभी सीईसी और विजिलेंस की जाँच रिपोर्ट आनी बाकी है। वहीं मीडिया के सामने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक राहुल कुमार ने अपना पक्ष रखा है। कालागढ़ वन क्षेत्र में जो अवैध निर्माण की गतिविधियां हुई हैं उसके संबंध में शासन द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जो भी कार्रवाई की गई है वो नियमानुसार की गई है और अधोस्ताक्षी द्वारा इस संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया। जो भी अखबार मीडिया में जो व्यक्तिगत आक्षेप लगाए गए हैं वो पूर्णतः निराधार हैं। अभी तक इस प्रकरण में कई स्तर से केंद्रीय एजेंसी और राज्य की विजिलेंस एजेंसी और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी इस प्रकरण में जांच की जा रही है। इसके अलावा जो भी स्पष्टीकरण अधोस्ताक्षी से मांगा गया है उसमें अपना पक्ष रखा जाएगा। जो भी गतिविधि की गई है अधोस्ताक्षी के स्तर से स्वीकृति के उपरांत वो सभी नियमानुसार करेंगे। उत्तरकाशी के बड़कोट क्षेत्र में अवैध अफीम की खेती की शिकायत मिलने पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशों के क्रम में उप जिलाधिकारी बड़कोट शालिनी नेगी द्वारा जांच और नियमानुसार कार्यवाही के लिए 6 टीमों का गठन किया गया। इन टीमों द्वारा तहसील बड़कोट के संबंधित ग्रामों में जांच की गई। संबंधित टीम द्वारा ग्राम चोपड़ा और कसलाना में 0.60 हेक्टेयर भूमि पर अवैध पोस्ट और ग्राम देवल में 0.500 हेक्टेयर भूमि पर अवैध पोस्ट की खेती मौके पर ही नष्ट की गई। अन्य जाँच ग्राम में अफीम की अवैध खेती नहीं पाई गई। बीती 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के शुभ अवसर पर विकासखंड मुंसियारी के पब्लिक स्कूल में पृथ्वी दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के समस्त छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। पृथ्वी दिवस को लेकर विद्यालय में भाषण एवं कला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य नंदा देवी धर्म सत्तू के दिशा निर्देशन में द विलेनर्स फाउंडेशन के कार्यकर्ता चंदन कुमार और राजेंद्र सिंह द्वारा बच्चों को बर्ड वॉचिंग के लिए मुंसियारी के सरमोली में भ्रमण किया गया, जिसमें क्षेत्र के अनेक पक्षियों की प्रजातियों के बारे में जानकारी प्रदान की गई। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।